नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनम और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तो आज हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ था वो सारा प्रोसेस हम लोग आज समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो एक बार क्रोनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले मैम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान होता क्या है। तो सबसे पहले संविधान को समझेंगे, संविधान होता क्या है। फिर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मैंने आपके पास नाम लिया तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, संविधान सभा क्या होता है, वो भी तो एक क्वेश्चन है ना। मैं आपको समझाऊंगी संविधान सभा होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हमारा संविधान सभा कैसे बनकर तैयार होता है वो सारा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। फिर हमारा लास्ट में है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा की पहली मीटिंग कब होती है, लास्ट मीटिंग कब होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें करी गई थी, हर बात हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक यही आता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता दो संविधान क्या होता है, तो आपको कुछ याद नहीं करना है, बस इतना बोल देना है कि मैम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है, यानी सर्वोच्च कानून होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी कानून हमारे कंट्री में नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी एक आपको कीवर्ड याद रखना है कि हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक सर्वोच्च कानून होता है, उसके ऊपर अब कोई भी कानून नहीं होता है। या अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो इसके नीचे मैंने एक और डेफिनेशन लिखा जो कि बहुत ईजी है, चलो इसे समझते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है। क्या करता है? बेसिक रूल प्रोवाइड करता है। जिस बेसिक रूल को हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, यानी जो सिटीजन्स हैं, उन्हें भी फॉलो करना होता है, और जो हमारे देश की सरकार होती है उसे भी क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए गए बेसिक रूल को फॉलो करना होता है। तो हमने यही बातें यहाँ पर लिखा है कि देयर आर सर्टेन बेसिक रूल। हमने क्या लिखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो ये कुछ सर्टेन बेसिक रूल होता है, इसे रूल बुक भी बोला जाता है। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल दैट द गवर्नमेंट, यानी जो हमारी सरकार होती है, एंड द सिटीजन्स हैव टू फॉलो देम, यानी सरकार और नागरिक दोनों को क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए गए बेसिक रूल को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अगर हम संविधान का पालन नहीं करते हैं या सरकार जो बनी है वो संविधान का पालन नहीं करती है, संविधान का पालन करने का मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें रूल को फॉलो करना होता है, तो हमें कुछ ना कुछ सजा तो होती ही होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले कुछ नहीं याद हो रहा है तो बस एक कीवर्ड याद रखना कि ये मैम सुप्रीम लॉ होता है। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है, उसके ऊपर कोई भी कानून अब नहीं होता है। या नहीं समझ में आ रहा है ये सर्वोच्च कानून क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, और उस बेसिक रूल को हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं और जो हमारी देश की सरकार है उन दोनों को फॉलो करना होता है, तभी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। जब हम लोग किसी रूल रेगुलेशन से हर चीज़ें करेंगे तब। ठीक है, तो संविधान क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं संविधान सभा की मांग। क्या लिख सकते हो? संविधान सभा की मांग। ये जो आपका सेंटेंस है वो इजी है, इसलिए मैंने हिंदी लिखना मतलब जरूरी नहीं समझा। अगर सेंटेंस बड़ा होता मैं हिंदी लिख देती। ठीक है, तो देखिए
डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड का हिस्ट्री क्या रहा है, मतलब कैसे लोगों ने सोचा कि अब हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो हमारे देश के लिए नियम कानून बनाएगी, वो थोड़ा सा इसका एक बार हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी ने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो एक नेहरू रिपोर्ट की बातें तो सुनी ही होगी, कभी ना कभी कानों के पास तो आया होगा। मैम एक नेहरू रिपोर्ट नाम की चीज़ होती है, तो जब आपने नेहरू रिपोर्ट सुना होगा तो अब थोड़ा सा हम लोग नेहरू रिपोर्ट पर आते हैं। देखिए जब नेहरू रिपोर्ट आता है तो नेहरू रिपोर्ट में कुछ चीज़ें डिमांड करी गई थी। सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करी गई थी, यानी भारत के लोगों ने कहा था नेहरू रिपोर्ट में, जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तभी लोगों ने कहा था कि हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जब जस्टिस प्रोवाइड कर रहे थे तो वो भेदभाव किया करते थे, तो इसलिए हम लोग एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की डिमांड करते हैं। दूसरा क्या है, हमने नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की बातें करी थी, क्योंकि जब अंग्रेज हम पर शोषण कर रहे थे तो हमारे पास कुछ अधिकार नहीं था, ताकि हम अभी जैसे हमारे अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं था, मनुष्य के साथ कुछ भी बर्ताव करो कोई कुछ नहीं करेगा। फिर तीसरी हम लोगों ने पार्लियामेंट की डिमांड करी। पार्लियामेंट की डिमांड क्यों हम लोग कर रहे थे, क्योंकि जब अंग्रेज हम पर रूल कर रहे थे तो जो कानून बनता था वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से बन के आता था। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो भारत में कहाँ पर हॉस्पिटल बनवाना है, कहाँ पर कॉलेज बनवाना है, कहाँ पे स्कूल बनवाना है, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्या भारत के लोगों से ज़्यादा जो जापान में बैठा व्यक्ति है वो समझ पाएगा? मैम नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भारत के लोगों को ज़्यादा आइडिया है कि हाँ हमें कहाँ पर किस कानून की ज़रूरत है, कहाँ पर किस चीज़ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए भारत के लोगों ने नेहरू रिपोर्ट में कहा कि हमें क्या करिए, एक पार्लियामेंट हमारे लिए बनाइए जिसमें हम अपने देश के लिए नियम कानून खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा नेहरू रिपोर्ट था, जहाँ पे मैंने आपको एक हिस्ट्री बताया कि बहुत पहले समय से ही ये सारी चीज़ें डिमांड करी जा रही थी, और नेहरू रिपोर्ट में ही ये सारी बातें जब करी गई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रखा जाता है, फंडामेंटल राइट को डाला जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया, ये सारी बातें हमने देखा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पे कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने करी। वैसे तो अनऑफिशियली बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ हमें एक संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, लेकिन ऑफिशियल वे में औपचारिक तरीके से संविधान सभा की डिमांड किसने करी थी वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते। तो देखो होता क्या है, आपके 1934 में यानी 1934 में एक व्यक्ति है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कौन है, तो ये जो एम.एन. रॉय है वो सीपीआई के फाउंडर हैं। सीपीआई क्या था, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे भारत में उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसी तरह एक सीपीआई भी छोटी पार्टी हुआ करती थी, जिसके फाउंडर कौन थे, एम.एन. रॉय थे। ठीक है, तो 1934 में ऑफिशियली तरीके से एम.एन. रॉय ने क्या करा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया, संविधान का आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठेंगे और बैठ के हम लोग संविधान अपना बनाएंगे। तो 1934 में सबसे पहली बार एम.एन. रॉय ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया, जो कि एक सीपीआई पार्टी के फाउंडर थे। चूँकि सीपीआई पार्टी उस टाइम पे बड़ी पार्टी नहीं थी, इसलिए वो अपना जो डिमांड है बहुत बड़े लेवल पर अंग्रेजों के सामने नहीं रख पाती है। ठीक है, तो अब 1934 में एम.एन. रॉय ने ये सारा कर दिया, लेकिन उस टाइम पे हमारे देश में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी देख रही है कि हमसे छोटी पार्टी जो कि ज़्यादा फेमस भी नहीं है, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी, तो देश में लोग हमें क्या कहेंगे कि ये बस बैठ के क्या कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, उसके एक साल बाद ही, कितने साल बाद मैम, एक साल बाद 1935 में कांग्रेस पार्टी भी क्या करती है, ऑफिशियली तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर देती है। ठीक है, तो 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग करी, लेकिन 1935 में फिर कांग्रेस पार्टी को फिर लगता है कि हमें भी भाई डिमांड करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी। अब इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, 1937 में 1937 में नेहरू जी ने क्या करा, सेल्फ रूल मूवमेंट स्टार्ट करा। क्या करा, स्वयं शासन आंदोलन शुरुआत कर दिया। इनका कहना था
कि भारत भारतीयों का है तथा भारत पर भारत के लोगों का ही शासन होना चाहिए। अब सबकी आंखें खुलने लगी, बोलने लगी हाँ हम अपने देश के लिए कानून खुद बनाएंगे। कानून कैसे बनेगा? जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो फिर 1937 में नेहरू जी ने ये अपना सेल्फ रूल मूवमेंट चलाया, ठीक है। 1937 तक हमारी कहानी आ गई। अब हम लोग आते हैं 1938 में। तो 1938 में नेहरू जी ने कहा कि हमारे संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होगा। अब ये वयस्क मताधिकार कौन सी बला है मैम, समझा दो थोड़ा, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रही हूँ। देखो हमारे भारत का हर वो नागरिक जो कि 18+ हो जाता है, उसे जब वोटिंग राइट दिया जाता है तो उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, यानी वयस्क मताधिकार बोलते हैं। तो नेहरू जी का कहना था कि हमारे देश के जितने भी युवा वर्ग के जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे और वही सदस्य जाकर संविधान को बनाएंगे। समझ में आ गया? तो ये बात आपका क्या बोलते हैं, ये जो बात है 1938 वाला, इसे इम्पोर्टेंट कर लो कि 1938 में नेहरू जी ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और ये भी बातें आपको महत्वपूर्ण कर लेना है कि सबसे पहली बार डिमांड किसने करी थी। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने करा था। एम.एन. रॉय कौन थे? तो आपके सीपीआई के फाउंडर थे। और ये भी बात याद रखना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कब संविधान सभा की मांग करी, तो 1935। मैम तो आप हर जगह हर्ट बनाते जा रहे हो, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे आप कहाँ रखते हो, हर्ट में रखते हो, दिल में, हृदय में। तो इन सब बातों को भी आप वहीं पे रखना, ठीक है। तो ये हमने 1938 तक कहानी देख लिया, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो 1930, ओहो हर जगह दिल आ गया, ओहो एक मिनट, ठीक है। अब देखो 1938 तक हमने कहानी पढ़ लिया। अब 1939 की घटना सभी को याद होगी मैम, हमारे इतिहास में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा और हुआ था जिसका प्रभाव या मतलब कि जो चीज़ें हमें अभी तक याद है। तो 1939 में आपका क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो क्या होता है मैम, इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या हम इसे क्यों पढ़े? तो इसका ज़रूरत बहुत है, इसका लिंक मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होता है? तो मैम जब जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो 1940 में हमारे लिए आता है ऑफर। मैम कपड़ा खरीदने के लिए ऑफर आता है क्या? नहीं, वैसा वो ऑफर नहीं आया था, ठीक है। जिस ऑफर का नाम था अगस्त ऑफर। क्या नाम था? अगस्त ऑफर। मैम ये ऑफर किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। अब अंग्रेजों के पास तो उतनी आर्मी थी नहीं कि वो जर्मनी से फाइट कर सके। तो 1940 में अगस्त ऑफर आता है और अंग्रेजों ने कहा कि आप भारत के लोगों को क्या करो, हमारी सेना में भर्ती करो ताकि हम उनसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़वा सके, ठीक है। तो इस ऑफर को हमने कर दिया रिजेक्ट 1940 में। लेकिन फिर अंग्रेज नहीं मानते, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रहा था, लगातार चल रहा था, 1942 में ख़त्म नहीं होता है। तो फिर ये 1942 में हमारे लिए भेजते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को भी हमने क्या कहा, गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है, क्यों गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो देखिए होता क्या है कि चेक से थोड़ा सा तुलना करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया, आप चेक भिजवाने के लिए बैंक में गए, पता चलता है कि उस व्यक्ति के बैंक में 0 बैलेंस है, तो क्या हमें पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, चेक बाउंस हो जाएगा। तो उसी तरह गांधी जी ने तुलना करी है कि अंग्रेज हमसे वादा बहुत सारा करते लेकिन देते कुछ नहीं है, सब वेग ऑफर होता है उनका, नकली ऑफर होता है, ठीक है। तो 1942 तक आपकी कहानी यहाँ तक आती है, ठीक है। अब आता है हमारा 1942 में एक बहुत देश जो कि अब शांत बैठा रहता है,
जिसका नाम है जापान। जापान क्या करता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के सपोर्ट में था। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पर अटैक कर देता है। अमेरिका का एक शहर पर, शहर नहीं था, नेवल बेस था, पर्ल हार्बर, जो कि पैसिफिक ओशियन में था, जापान के पास में पड़ेगा। जापान भी पैसिफिक ओशियन में, वो भी पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो 1942 में जापान क्या करता है, अमेरिका पर अटैक कर देता है। अब अमेरिका पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जैसे जापान ने अटैक किया अमेरिका पर, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर लेता है। अब भाई बदला तो लेना है, क्योंकि इसके बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे। फिर जापान अमेरिका क्या करता है, अपना बदला लेता है, और वो बदला लेता है 1945 में। अमेरिका क्या करता है, 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और एक नागासाकी पर क्या करता है, बम गिरा देता है। तो 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। पहले छोटा बम गिराता है, फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिका बम गिराता है, जिसका नाम था फैट मैन। तो पहले लिटिल बॉय, फिर फैट मैन, समझ में आ गया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर अटैक कर दिया। अब ये बात कहानी खत्म हो गया। फिर जापान अपने आप को पीछे कर लेता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। अब कहानी यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इस कहानी में एक और इंटरेस्ट आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जब अपना एडोल्फ हिटलर क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, फिर अपने पत्नी को भी वो जहर मिला के वो पिला देता है, वो सारा कहानी खत्म हो जाता है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या होता है, आपका यूएसएसआर यानी रशिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, और जो आपका यूएसए है, ये दोनों हीरो बन के उभरते हैं दोनों। फिर इन्हीं दोनों में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, शीत युद्ध स्टार्ट होता है, वो सारा अलग कहानी है, ठीक है। तो अब ये यूएसएसआर और यूएसए वर्ल्ड लेवल पर हीरो बन के आते हैं। लेकिन उसी टाइम पे आपको पता होगा कि हमारे वर्ल्ड में यूएनओ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे क्यों बनाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो, इसलिए यूएनओ को बनाया गया। तो होता क्या है, यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनने के लिए किसी भी कंट्री का जो इमेज होना चाहिए वो क्लीन इमेज होना चाहिए। तो ब्रिटेन क्या चाहता है, यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनना चाहता था, लेकिन वो भारत पर कब्जा किया था। तो ब्रिटेन यूएनओ का मेंबर बनने के लिए, अपना इमेज क्लीन करने के लिए क्या करता है, भारत को आज़ाद कर देता है। हम हो गए आज़ाद हो गए, ठीक है। तो अब ब्रिटेन भेजता है हमारे देश में कैबिनेट मिशन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आता है, कब आता है, मार्च 1946 में आता है। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं, मार्च 1946 में हमारा आता है कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स था, ठीक है। अब देखिए इस कैबिनेट मिशन का क्या काम था, भारत में चाय पानी पीने तो आया नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ काम था। तो इस कैबिनेट मिशन का 2 काम था, कितने काम थे, 2। पहला इसका काम था कि भारत में इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ, क्या बनाओ, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, अंतरिम सरकार, यानी टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाओ, जब तक इनका संविधान नहीं बन के तैयार हो जाता है। और दूसरा इनका काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, क्या बनाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके नेहरू जी को क्या करते हैं, पीएम बना देते हैं। जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, नेहरू जी क्या करेंगे, हमारे देश को चलाएंगे, रन करेंगे, क्योंकि अंग्रेज जब छोड़ के चले गए हमें, तो देश को चलाने वाला कोई व्यक्ति तो चाहिए ना जी। तो कैबिनेट मिशन का आपसे कोई पूछ देगा कि कितने कार्य थे, तो आपको बताना होगा कि इसका 2 काम था, एक तो अंतरिम सरकार बनाना और दूसरा संविधान सभा बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या लिखोगे,
एक मिनट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, अब वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, बस मैं आपको समझा रही हूँ। आते हैं, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो आपको पता है कि मैम कैबिनेट मिशन हमारे भारत में क्यों आया था, तो संविधान सभा का गठन करवाने के लिए ही आया था। तो कैबिनेट मिशन ने जो जो बातें कही उसी बातों को हमने फॉलो करा और उसी के यानी कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रावधानों के आधार पर ही हमारा संविधान सभा बनता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहली बात कही कि संविधान सभा बनाने के लिए जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितना होगी, 389 होगा। कितना होगा, 389 होगा। मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी हो रहा या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कैबिनेट मिशन ने सबसे पहली बात क्या बताई कि संविधान सभा बनाने के लिए जो सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 389 होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम जो मेंबर हैं, मेंबर उनका जो नंबर है, ये फ़ोन नंबर नहीं बात कर रहे हूँ, ठीक है, ये जो नंबर है 389 ही क्यों रखा गया। मैम क्यों नहीं हमने 390 कर दिया ताकि हमें एग्ज़ाम देना है, हमें लंबे समय तक याद रहता, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो देखिए अब हम आपके डाउट को करते हैं क्लियर। तो संविधान सभा बनाने के लिए जो सदस्यों की संख्या रखी गई थी वो 389 क्यों रखी गई थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर क्या करा गया था, सीटों का निर्धारण करा गया था। और उस टाइम पर एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी 10 लाख लोग एक व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे, जाओ हमारे लिए तुम संविधान बनाना, अच्छे से बनाना, हमें थोड़ा ध्यान में रख के बनाना। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं one person represent 1 million people, 1 million people। अब YouTube का दौर इतना आ गया है, मिलियन में भी हो गया मैम, मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो 1 मिलियन तो पता चल ही गया होगा कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, 1 पर्सन 1 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब मैंने आपको बताया सदस्यों का संख्या कितना होना चाहिए, 389 होना चाहिए। 389 ही क्यों होना चाहिए मैम, जनसंख्या के आधार पर ये सीटों का निर्धारण करा गया था। लेकिन इन सीटों को भी ना 3 समुदायों में बांट दिया गया था, कम्युनिटी में। मतलब 3 समुदाय कौन कौन से थे, एक आपका मुस्लिम था, एक आपका सिख था, और थर्ड नंबर पर जनरल आ जाता है। तो ये मैम आप क्या कह रहे हो, यानी इसका मतलब ये था कि मुस्लिम, सिख और सामान्य, इन तीनों में से ही संविधान सभा के सदस्य आने वाले थे। तो सीटों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे हमने एक डब्बा बना दिया, इसमें एक हमारे मुस्लिम भाई हो जाते हैं, एक हमारे सिख वाले हो गए थे, और एक आपके जनरल लोग हो गए थे। हिंदू यहाँ पे नहीं लिखा गया था, जनरल में ही इन दोनों को छोड़कर सारे लोग आ गए थे। ठीक है, तो इन्हीं समुदायों में से, इन्हीं सिख समुदाय में से, मुस्लिम समुदाय में से, जनरल समुदाय में से ही लोगों को संविधान सभा बनाने के लिए चुना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सीटों को 3 समुदायों में बांट दिया गया था। सीटों को 3 समुदायों में बांट दिया गया था। वो 3 समुदाय कौन कौन से थे, वो 3 समुदाय कौन से थे, एक तो आपका था, एक मिनट, एक आपका मैम मुस्लिम था, क्या था, मुस्लिम था। सेकंड क्या था, सेकंड आपका सिख था, एंड फिर आपका जनरल लिख दिया गया था। जनरल में आपके हिंदू,
और मतलब मुस्लिम और सिख दोनों को छोड़कर जनरल में सभी आ रहे थे, ठीक है। तो सीटों को तो 3 समुदायों में बांट दिया गया था। अब मैम हमारा एक क्वेश्चन आता है कि आखिर संविधान सभा के सदस्य जो थे उनका इलेक्शन कैसे हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था कि अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, यानी डायरेक्ट हुआ था या इनडायरेक्ट हुआ था। सॉरी, समझ में आया कि मैम ने क्या कहा कि जो हमारे संविधान सभा बनाने के लिए जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था। तो देखिए आपसे मैं एक कहानी थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ पे तो अंग्रेजों ने राज्यों में चुनाव करना स्टार्ट करवा दिया था और उस टाइम पे राज्य को प्रोविंस बोला जाता था। तो अंग्रेजों के समय पे हमारे यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता था। क्या कंडक्ट कराया जाता था? प्रोविंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता था, ठीक है, यानी राज्यों में चुनाव कराया जाता था। तो जब राज्यों में चुनाव कराया जाता था मैं निकल रही हूँ, ठीक है, जब राज्यों में चुनाव कराया जाता था तो राज्यों में चुनाव होगा तो जो उस राज्य की जनता थी यानी जो पीपल है, पीपल, वो पीपल क्या करती थी, वहाँ के मेंबर को क्या करती थी, एक मिनट, वहाँ के मेंबर को मैम इलेक्ट करती थी, ठीक है, यानी राज्यों में चुनाव हुआ करता था और हो भी रहा था, ठीक है, वहाँ के मेंबर को पीपल इलेक्ट करती थी। लेकिन जब हमारा संविधान सभा बन रहा था तो संविधान सभा के यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का जो इलेक्शन हुआ था वो किसने करा था? तो इन लोगों ने करा था। किसने करा था भाई? तो जो हमने यानी जनता ने किसे चुना? राज्य में अपने प्रतिनिधि को चुना। अब वो प्रतिनिधि संविधान सभा बनाने के लिए सदस्यों को चुनते हैं। तो बताइए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? तो हमें मैम दिख रहा है कि जनता पहले क्या करती है, प्रोविंशियल इलेक्शन में हुए इलेक्शन में वहाँ के लिए सदस्यों को चुनती है और फिर ये सदस्य क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुनते हैं। जब जनता डायरेक्ट इन्हें चुनती, देखो जब जनता डायरेक्ट इन्हें चुनती तब तो हमारा डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता। लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि जनता सबसे पहले वो राज्यों के मेंबर को चुन रही है और फिर राज्य के मेंबर क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट कर रहे हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। समझ में आ गया? अब देखिए इलेक्शन कब होता है, कैसे होता है, फिर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज तक आपको जहाँ पर भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।